हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और जिन बच्चों का इस बार यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स नहीं हुआ है या जो बच्चे आगे यूपी पीसीएस 2024 देना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए कुछ लाइन्स बोलना चाहती हूँ जो जिनका इस बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स नहीं हुआ है। उनके लिए वर्षों तक वन में घूम घूम बांधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ उनको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है और उनको ज़रा भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, लाइफ में मैं भी बहुत ज़्यादा फेल हुई हूँ। पहला मेरा रिजल्ट आने से पहले कम से कम 7-8 बार मैं फेल हुई थी। मेरा सीजीएल नहीं निकला था फाइनल, मेरा ईपीएफओ का फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आया था, मैंने आरओ दिया था, आरओ नेगेटिव आया था, मैंने लोअर पीसीएस 2015 दिया था, वो नेगेटिव आया था, मेरा पीसीएस 2016 और 2017 का रिजल्ट नेगेटिव आया था। हालांकि मैंने सब में इंटरव्यू दिया था लेकिन सब में मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया था। तो अगर आप हार मान लेंगे, अगर आप एक नेगेटिव रिजल्ट से घबरा जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आप आगे सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो आपको हार मिली है, जो आपकी ये असफल रहे हैं, जो आपको अगर लग रहा है कि ये मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा प्रीलिम्स, तो सबसे पहले आप उसको माने कि ये आपके सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता के पीछे अगर असफलता रहती है तो असफलता आगे बहुत अच्छी भी लगती है और हम काफ़ी मन से काम भी करते हैं। जब एक बार हम फेल हो जाते हैं तो फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। फेलियर्स हमें एक अच्छा इंसान बना देते हैं। फेलियर्स हमें विनम्र रहना, फेलियर्स हमें आगे सक्सेस को कैसे एंजॉय करना है वो करना सिखा देते हैं। तो सबसे पहले फेलियर्स पे हमें घबराना नहीं है। सिर्फ फेलियर्स, देखिए, हारना और हार मान लेने में बहुत फ़र्क होता है। हारना मीन्स कि आपने एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए। हार मान लेना मीन्स कि आपने मान लिया कि मेरा तो होगा ही नहीं, अब हम एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। तो देखिए, हारना अच्छी बात है लेकिन हार मान लेना अच्छी बात नहीं है। तो जिनका भी रिज़ल्ट अभी पीसीएस का, जिनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, जिनका भी कम है, क्वेश्चंस कम जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही टेंशन ना लें, बिल्कुल भी घबराएं मत। वो अगले अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से लग जाए। अब मैं बताऊंगी कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है अगर आपको 2024 का अटेम्प्ट देना है। तो 2024 के अटेम्प्ट देने के लिए देखिए, आपके पास जून से लेके अप्रैल तक का टाइम है। मीन्स आपका मई तो खत्म होने वाला है, अब आपके पास जून से लेकर के अप्रैल तक का टाइम है। तो जून से लेकर दिसंबर तक का जो आपका टाइम है, उस टाइम में आप जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हिंदी और ऐसे पढ़िए। देखिए, पढ़ने का तरीका ये है कि बुक लिस्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है और आपकी अगर अपनी भी कोई बुक लिस्ट हो तो आप उस बुक लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो देखिए, आप लोग एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए। मिनिमम 6 घंटे का तो बनाइए ही बनाइए। जिनका अभी पहला या दूसरा अटेम्प्ट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 6 से 7 घंटे पढ़ाई करें। 6 से 7 घंटे में 2 से ढाई घंटे आप जीएस पेपर, कोई एक पेपर पढ़ सकते हैं और अगला 2 से ढाई घंटा आप कोई दूसरा जीएस का पेपर पढ़ सकते हैं। एक हफ्ते तक एक पेपर लगातार कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप अगर सुबह 7 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं तो 7 से 9:30 तक आप कोई एक पेपर पढ़िए। उसके बाद 7 से 9:30 मीन्स ढाई घंटे, 7 से 9:30 तो लगातार कोई पढ़ नहीं पाएगा। आप 45 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 45 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे करके आप पढ़ाई कीजिए और ऐसे करके ढाई घंटे आप पढ़िए सुबह। उसके बाद दोपहर में छोटा सा एक ब्रेक ले लीजिए 1-1.5 घंटे का। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद शाम को जब आप थोड़ा सा सो के उठ रहे हैं तो आप शाम में फिर 2.5 से 3 घंटे दूसरा कोई जीएस का पेपर पढ़िए और उसके बाद रात में सोने से पहले आधे से लेके 1 घंटे तक आप हिंदी पढ़ लीजिए और ऐसे का कुछ मॉड्यूल बना लीजिए। पेपर्स जो आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको आप डेली देखा कीजिए। इस तरीके से आपका एक दिन का रूटीन होना चाहिए। एक हफ्ते ऐसे चलना चाहिए, फिर दूसरे हफ्ते अगले 2 जीएस के पेपर आप उठाइए। इस तरीके से जीएस के पेपर्स और फिर पेपर 5th और पेपर 6th, जब अभी तो कहीं से कोई मटेरियल बहुत अच्छा आया नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले क्लास चला रहे हैं लेकिन मैंने देखा है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया वो। आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, घटना चक्र का मटेरियल आएगा। वो काफ़ी, जो घटना चक्र का मटेरियल होता है वो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होता है, काफ़ी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, विजिबिलिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो थोड़ा-सा आप रुक जाइए, वो मटेरियल आप आने दीजिए। और भी हो सकता है कि और कोचिंग्स के मटेरियल्स आएँ, तो ज़रूर कोचिंग्स के मटेरियल्स आएँगे।
और आप वहां से तैयारी कर लीजिएगा। पेपर 5 और पेपर 6 के लिए आप अपनी तरफ से कोई ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब आपको बना बना मटेरियल मिल जाएगा और आपको करने के लिए अभी बहुत कुछ है, तो आप फालतू में परेशान होने क्यों जाएंगे। ये करके मैं देख चुकी हूँ पहले भी, मैं 2017 और 18 के अटेम्प्ट में मैंने ये सब करके देख लिया है। मैंने बहुत सारा टाइम ऐसे गंवा दिया था, जबकि बहुत लोगों ने उस टाइम का उपयोग कहीं और किया, और घटना चक्र वाले ऑलरेडी मटेरियल दे देते हैं हम लोगों को, तो फालतू में हम क्यों गूगल से ढूंढे मटेरियल, फिर नोट्स बनाए। जब बना बना मिल जाएगा तो हम उसको पढ़ लेंगे उठा करके, और मटेरियल अच्छा रहता है। देखिए, आप एक काम कीजिए, बस आप दैनिक जागरण, जब आप अगर आप यूपी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दैनिक जागरण न्यूज़पेपर उठाइए या अमर उजाला में यूपी में जो भी घटनाएं होती हैं वो अक्सर उस न्यूज़पेपर में आती रहती है। तो वो काम आप कीजिए कि जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई भी एमपी जी, या फिर कोई भी हमारे अगर प्रधानमंत्री आकर के यूपी में कोई काम कर रहे हैं, तो उसको एग्जाम्पल, एक कॉपी एग्जाम्पल की बना लीजिए। आप एग्जाम्पल्स की एक कॉपी बनाकर आप एथिक्स के एग्जाम्पल्स अलग, जीएस के एग्जाम्पल्स अलग, आप और ऐसे में क्या एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स अलग। इस तरीके से आप एक कॉपी में सिर्फ यही लिखिए आप, और जो भी आता रहे, जैसे किसी यूपी के किसी एनजीओ का एग्जाम्पल आया, यूपी के किसी एसएचजी का एग्जाम्पल आया, यूपी के किसी रिवर का कहीं नाम आ रहा है कि रिवर सूख गई है, यूपी के किसी फॉरेस्ट का नाम आ रहा है, यूपी में कहीं ये आ रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क में किसी हाथी ने किसी बच्चे को मार दिया, किसी हाथी ने कहीं अटैक कर दिया, या किसी हाथी की डेथ हो गई, कोई हाथी इस पार्क से बाहर चली गई थी और गांव वाले ने उसकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसको आप लिखते जाइए, क्योंकि अब चूंकि पेपर 5 और पेपर 6 जो, उसमें आपको बहुत स्कोप मिलेगा कि आप इन सब एग्जाम्पल्स को डालें। प्लस जो इकोनॉमी से, हिस्ट्री से आदि अगर एग्जाम्पल्स रिलेटेड है, कोई मान लीजिए कि झांसी में कोई खुदाई हो रही है, झांसी में कुछ निकल रहा है, झांसी के बारे में कोई बुक आ रही है, तो आप उन बुक्स को भी नोट कर लीजिए, ताकि अगर जब आप यूपी की हिस्ट्री या कल्चर के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो आप जरूर ये लिख सकें कि अभी रिसेंटली इस राइटर ने इस पर एक बुक लिखी है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं। तो आप दिसंबर तक इस तरीके से चलाइए कि आपका पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट हो जाए, हिंदी एक बार कंप्लीट हो जाए, और ऐसे आप इस तरीके से पढ़िए। जब आप जीएस पढ़ें तो ऐसे के सिलेबस को आप देखते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप ऐसे का देख लीजिए। जब आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि उसमें ऐसे का कौन सा टॉपिक है, और उस टॉपिक को आप बहुत एलेबोरेटली जीएस पढ़ते टाइम ही पढ़ लीजिए, उसका एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए। ऐसे के लिए जैसे बनाया जाता है कि पहले इंट्रो रहेगा, फिर प्रेजेंट सिचुएशन रहेगा, फिर समस्या का कारण रहेगा, फिर उसके बाद उसका उपाय रहेगा, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, उसके लिए सजेशन हम क्या दे सकते हैं, और फिर कंक्लूजन रहता है। जनरली किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप ऐसे लिखते हैं तो इन इतने 6-7 टॉपिक्स में, 6-7 पैराज में वो बटा रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभी ऐसे में, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं ऐसे में अक्सर पिक्चर्स बना देती हूँ। एग्रीकल्चर पे आए तो इंडिया का मैप बना दिया, डिजास्टर पे आए तो इंडिया का मैप बना के डिजास्टर्स दिखा दिए, और डिजास्टर वो फ्रेमवर्क जो आता है वो बना दिया। वो खैर डिफरेंट इशू है, वो उसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे में आप क्या क्या कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो दिसंबर तक मैं कहूंगी कि आप लोग ये काम कीजिए, और और उसके पहले संडे को, ये आप फ्राइडे मंडे टू सैटरडे आप ये काम कीजिए, और संडे को आप एक क्वेश्चन पेपर जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी ध्येय का, दृष्टि का, या कहीं का कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसको आप, वो टेस्ट सीरीज को आप हर संडे एक मेंस आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। मतलब मेंस आंसर राइटिंग करना बेहद जरूरी है, आप उसको जरूर कीजिए। और इसके अलावा तो ये रूटीन आपको दिसंबर तक फॉलो करना है, और दिसंबर के बाद जनवरी से आपको फिर से वही घटना चक्र, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए देखिए, अभी इस बार जो प्रीलिम्स हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं घटना चक्र काम नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई। ऐसा कुछ भी नहीं है, घटना चक्र पूरी तरीके से काम आई, और कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी जिस हिसाब से पेपर आया था। तो आपको घटना चक्र का करंट अफेयर, घटना चक्र, और इस बीच आपको करंट अफेयर भी पढ़ते रहना है। इस बीच आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना। तो करंट अफेयर्स के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको करंट अफेयर्स के लिए निकाल लेना है। तो इस तरह कुल मिला के 7 से 8 घंटे आपको एक दिन में पढ़ना है। जनवरी से लेकर के अगले मई या अगले जून में अगर एग्जाम होता है तो आपको घटना चक्र, लूसेंट, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इतने पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो आप इतने पे जब ध्यान देंगे तो आपका इधर प्रीलिम्स में आप करंट अफेयर्स पढ़ते ही जा रहे हैं, उधर आप घटना चक्र पढ़ना शुरू कर देंगे। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक 4 महीने बहुत होते हैं कि आप घटना चक्र और करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे से लगा लें। उतना टाइम सफिशिएंट होता है।
और उसके पहले तो आप पढ़ ही रहे ना जीएस, काफी कुछ आप इधर कवर कर लेंगे तो उधर घटना चक्र को समझने में काफी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और जिनका भी नहीं हुआ है तो देखिए, उन जिनका भी इस बार नहीं हो रहा है प्रीलिम्स, तो उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने अगले एग्जाम की तैयारी करें और सोचें कि अगले एग्जाम में हमें टॉप टॉप करना है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, फेलियर्स और फेल पास तो सबकी लाइफ में होता रहता है। कोई कहीं फेल हो रहा है, कोई कहीं फेल हो रहा है, कोई प्री में फेल हो रहा है, कोई मेंस में फेल हो रहा है, कोई इंटरव्यू में फेल हो रहा है। बहुत कम ऐसे 2-3% लोग होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लेके आ जाते हैं। तो देखिए, हमको नहीं देखना है जो बहुत ज़्यादा एक ही बार में सफलता प्राप्त कर ले रहे हैं। हम चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, लेकिन फेलियर्स भी कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। ये जानिए हमेशा कि फेलियर्स जो होते हैं ना, वो आपकी बॉडी को ग्रूम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पहले अटेम्प्ट में एसडीएम बन गई होती, अगर मैं पहले अटेम्प्ट में आरटीओ बन गई होती, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जैसी अभी हूँ, जो मैं बन गई हूँ, जो मेरे अंदर फीचर्स आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2016 से लेकर के 2022 तक, मैं ऐसी होती। मैं ऐसी थी भी नहीं शुरुआत में, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है मेरे अंदर। तो जब आप फेल होते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीखते भी तो हैं उस रास्ते में, आप मेच्योर होते हैं, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है। जब आप किसी प्रोसेस को, किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आप समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से उसको। तो देखिए, वैसे तो अच्छी बात है कि आप एक अटेम्प्ट में निकल जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं निकलते हैं तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक होता है आप जब एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है कि जब आप फेल होते हैं तो फेलियर्स में कुछ ऐसी चीज़ निकालिए जो आपको मोटिवेट करे आगे जाने के लिए। मतलब फेलियर्स में भी कुछ अच्छी चीज़ निकाल लीजिए, आप पॉजिटिव्स निकाल लीजिए। तो इसको आप मीन्स कि आप फेलियर्स को ना इंटरनलाइज मत कीजिए। तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है ताकि आप आगे चल के काफ़ी अच्छा कर पाएँ और अपने घर का नाम रोशन कर पाएँ। आप अपने जब भी आप फेल होते हैं हमेशा अपने माँ बाप का, पेरेंट्स का चेहरा सोचिए, देखिए कि उन्होंने क्या सोच के, क्या सपने लेकर के मुझे यहाँ भेजा था और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। तो दिसंबर तक आप इस तरह रूटीन फॉलो कीजिए और दिसंबर के बाद फिर प्रीलिम्स का रूटीन फॉलो कीजिएगा। और एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक साथ कई सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी मत कीजिए आप। कुछ तो अपने ऊपर भरोसा रखिए आप। जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएस में कुछ लोग सीजीएल भी दे देते हैं, कुछ लोग वीडियो का भी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का भी फॉर्म डाल देते हैं। तो आप ये सब आप काम मत कीजिए। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसीएस देना है तो पीसीएस दीजिए और बहुत अधिक आरओ दे दीजिए। और यूपीएससी, जिनको यूपीएससी देना है वो यूपीएससी दे दे। कम से कम 4-5 अटेम्प्ट, एक 4 साल या 5 साल का टारगेट लेके चलिए आप कि 5 साल तक। वो तो एक एक चीज़ होती है कि मुझे 2 ही साल में निकाल लेना है। वो तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे 1 से 2 अटेम्प्ट में निकाल लेना है। लेकिन एक मैक्सिमम अपने दिमाग में ये भी बना के चलिए आप कि अगर 1-2 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो 5 अटेम्प्ट तक मुझे सिर्फ़ यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना है। क्योंकि अगर आप डिविएट हो जाएँगे, अगर आप ऑप्शंस ढूँढने लगेंगे, तो फिर क्या होता है कि फिर आप पीसीएस वाले पाथ से हट जाएँगे। मैंने अपने बहुत दोस्तों को हटते हुए देखा है, 2 अटेम्प्ट उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो टीचिंग में चले गए, वो कहीं और चले गए। बहुत ऐसे भी दोस्त हैं जिनका 4 अटेम्प्ट लगातार प्रीलिम्स नहीं हुआ लेकिन 5वें में एसडीएम बन गए हैं, तो उन्होंने 5 अटेम्प्ट तक परसिवरेंस दिखाया है। तो मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 अटेम्प्ट तक आपको एक एग्ज़ाम में लगे रहना चाहिए, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आप छोड़िए मत इतनी आसानी से। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए तो आपको लगने लगा कि तो मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। आप मेहनत कीजिए बस, 7 से 8 घंटे डेली स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत कीजिए, लिंकेजेस एस्टैब्लिश कीजिए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को ऐसे समझिए कि जब आप आंसर लिखें तो आपको ये ना लगे कि मैं रट के आंसर लिख रहा हूँ, ये लगे कि ये आंसर तो मेरे दिमाग से आ रहा है। मतलब मुझे क्वेश्चन एकदम ऐसे समझ आया कि आंसर भी मुझे तुरंत अच्छे से समझ आ गया। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।